नमस्कार दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मोदी सरकार को फिक्र नहीं है। 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट संसद चल सकी और 40 मिनट जो संसद चल सकी, इसके सिवा कोई काम नहीं हो सका। अब संसद का सत्र 2 तारीख को फिर होगा। उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सत्र नहीं चल पा रहा। हर रोज करोड़ों रुपया खर्च होता है एक सत्र पे, एक दिन के, लेकिन फिक्र नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्या जिन मुद्दों की बात की जा रही है उनमें एक दिन कुछ घंटे यदि बात हो जाती, चर्चा हो जाती, तो 4 दिन सत्र स्थगित नहीं करने पड़ते, सत्र की कार्रवाइयां स्थगित नहीं करनी पड़ती। लेकिन 4 दिन बर्बाद होंगे मगर चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो इस पर जवाब देता है विदेश मंत्रालय कि अडानी का अपना पर्सनल मामला है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात है। जब सरकार का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका की एक अदालत ने जिस तरीके से अडानी समूह और उनके लोगों के भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र किया है, जिसका दाग भारत सरकार और राज्य सरकारों पर लगा है, इससे पूरे देश की व्यवस्था दागदार हुई है। उस पर चर्चा कराने में क्या परेशानी है? क्योंकि जब सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कह रहा है विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता रणधीर। तो अब रणधीर जायसवाल की इन बातों में यदि सच्चाई है तो चर्चा हो जानी चाहिए। यदि सेबी में गौतम अडानी जवाब दाखिल करता है कि उसने अपनी सफाई देता है, तो फिर भारत सरकार को क्या परेशानी? उसी जवाब को उठा के बता दे और उसी पर चर्चा कर ले। फिर क्यों डरे? डर नहीं है, भारत सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, नरेंद्र मोदी उसमें पार्टनर नहीं है या कुछ और नहीं है, तो यह बर्बादी क्यों हो रही है? सदन क्यों नहीं चल पा रहा? क्या मणिपुर में रोज लोग मारे जा रहे हैं, 8-8 महीने के बच्चे मारे जा रहे हैं, तमाम बेटियों से रेप हो गए, तमाम लोगों की हत्याएं हो गई, वहां 2 देशों जैसी सीमाएं खिंच गई हैं, इतने बुरे हालात, फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं? क्यों वहां के लोगों को मरने के लिए 1.5 साल से झोंक दिया गया है? बच्चों की पढ़ाई बर्बाद है, उनका जिंदगी बिल्कुल बदहाल है, और जिस हाल में वहां के लोग रह रहे हैं, जानवरों से भी बदतर स्थिति है। और जानवरों को भी होता है, कम से कम मालिक सुरक्षित रखता है, सुरक्षा का बंदोबस्त करता है, यहां तो उन्हें मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं? क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्या महत्वपूर्ण नहीं है कि संभल में भारत के 5 नागरिकों को गोली मार के हत्या कर दी गई, सत्ता प्रायोजित हिंसा हुई, और बहराइच के दंगों में जो सच आया, वहां के भाजपा के विधायक ने जो एफआईआर लिखाई, वो सारे दंगे भाजपा ने ही कराए थे, यह बात साबित हो गई। फिर भी चर्चा क्यों नहीं? दंगों पे चर्चा कराने से डर क्यों लगता है? वहां पर भी एक युवक मारा गया था, हिंदू युवक मारा गया था। क्यों मारा गया? उसकी जान क्यों गई? तो चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि 800 साल से अधिक पुरानी जो दरगाह है अजमेर शरीफ की, उस दरगाह में को
खोदने, उसका सर्वे करने और सब करने की जो आपने तैयारी की है, उस पर बताइए चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि जो उपासना अधिनियम 1991 है, यानी वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, उसकी सरेआम अदालतें धज्जियां उड़ा रही हैं, सरकार धज्जियां उड़ा रही है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसके कारण इस देश ने हजारों लोगों की मौत देखी है, और हजारों लोगों की जब मौत देखी है तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वह पाप किया है जिससे कि आने वाली पीढ़ियां लड़ती रहे, मरती रहे, और इस देश के अंदर हर जिले में एक पाकिस्तान बन जाए, एक हिंदुस्तान बन जाए, एक बांग्लादेश बन जाए। क्यों यह तैयारी की जा रही है? हर मोहल्ले में यह बनाने की तैयारी की जा रही है, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि अडानी का समर्थन करते करते भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे नरेंद्र मोदी कहते थे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो इतनी बुरी गति में आ गई कि पिछले 2 साल का यदि मुकाबला करें तो सबसे नीचे 5.4% की दर पे आ गई, जो 8.1% की दर तक पहुंची थी। क्यों है इतनी बुरी दशा? क्यों भारत 250 करोड़ का कर्जदार हो गया? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए कि कर्ज के पैसे से भारत की इकोनॉमी दौड़ाने की बात की जाती है, कारपोरेट के पैसे से इकोनॉमी दौड़ाने की बात की जाती है, और टैक्स वसूला जाता है आम आदमी से, आम आदमी का छीना जाता है, तो क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? यदि ये चर्चा हो जाए तो पता चल जाएगा कि महंगाई क्यों है और रोज बरोज महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो पता चल जाएगा कि बेरोजगारी क्यों है और रोज बरोज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। पता चल जाएगा कि अमीर और गरीब क्यों होता जा रहा है, पता चल जाएगा। और जब पता चलेगा रोग का, तभी उसका इलाज होगा। तो फिर चर्चा क्यों नहीं? इतने दिन बर्बाद करके एक दिन में ये तीनों चर्चाएं हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ये सारी चर्चाएं हो सकती थी, लेकिन चर्चा नहीं करानी है। क्यों? तो इसका मतलब इन सारी साजिशों में आप शामिल हैं। यदि इन पर चर्चा होगी तभी तो चर्चा होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या हो रहा है, और तभी सरकार बोल पाएगी। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने अब तक कोई स्टैंड लिया है बांग्लादेश मसले पर? किससे डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? सवाल है, इन सवालों पे आपको जाना पड़ेगा। जिस तरह के हालात बने हैं वो सोचने पड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती ने भारी बात कही है, और उन्होंने जो कहा है उसे समझना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती वही है जो नरेंद्र मोदी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी जम्मू कश्मीर में, और उनके पिता को भारत का पहला मुस्लिम गृह मंत्री बनाने में और उन्हें मुजफ्फरनगर से सांसद बनाने में भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था। भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ था जब उनके रहते कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था या भगाया गया था। तो चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वह पाप किया है जिससे उनके गलत फैसले के कारण मस्जिदों में लगातार तलाशी ली जा रही है, तथाकथित सर्वे किए जा रहे हैं, देश को विभाजन की ओर ढकेला दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता की नींव को हिला दिया गया है, और इन कार्रवाइयों का उद्देश्य समाज,
विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को खत्म कर देना है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि इस तरह के निर्णय निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें खून खराबे की ओर ढकेला जा रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं में स्पष्ट है। सही तो कहा है, गलत क्या कहा है? मैं धन्यवाद करूंगा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना का, कि उन्होंने कम से कम न सही हिम्मत उनकी नहीं हुई कि वो फैसला यह सुना सके कि नहीं, वर्शिप एक्ट का पूरी तरह पालन होगा और कोई अदालत ऐसे नहीं कर सके। चलिए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि संभल की कोर्ट तब तक कुछ नहीं करेगी, इस मामले का केस हम पेंडिंग रखते हैं और जो दोनों पक्ष हैं वो जा सकते हैं हाई कोर्ट और वहां जाएं और वहां पर बात करें। ठीक है, वहां जाएंगे, वहां देखेंगे। यही तो हुआ था पहले भी कि जिस तरीके से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ ने कहा नहीं करने दीजिए और उसके बाद में ये खेल शुरू हो गया। जबकि खुद जजमेंट में 5 जजेज की बेंच के जजमेंट में लिखा गया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर के जो विवाद के मामले में कि यह फैसला इस पर सुना दिया जा रहा है, इसके बाद इसको, ये सिर्फ एक अपवाद है, इसके बाद कभी इसका वो नहीं हो। वहां तो अपवाद कह के तो मुस्लिम पक्ष भी शांत हो गया, चलो बाकी विवाद खत्म है। लेकिन यहां तो विवादों को जन्म देने का काम खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने किया, किसी और ने नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को यह भी आदेश देना चाहिए था कि उन पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज कीजिए जिन्होंने वहां ये हालात पैदा किए, उन आतंकियों को, उन प्रदर्शनकारियों को, उन हिंदू विद्रोहियों को किस तरीके से उन्होंने आने दिया। वो आतंकियों की तरह से आए थे, नारे लगाते हुए आ रहे थे, जबकि सर्वे टीम यदि आ रही थी तो सर्वे टीम सरकारी सुरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में आती, सर्वे करती और जाती। नारेबाजी करवाने और ये सब कराने का काम क्यों किया गया? इसका मतलब है दंगा फैलवाने कराने का काम बीजेपी की पुलिस ने किया है, उस पर एफआईआर दर्ज करने का कहते। इसीलिए शायद मुस्लिम पक्ष अब चाहता है कि इस मामले में पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज हो। इसके लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में खटखटाएगा, जाके न्याय मांगेगा। लेकिन कितनी उम्मीद है ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए यह स्थिति है। संभल हिंसा का छोट में सबसे बुरी स्थिति यह है, 13-14 साल के बच्चों तक को उसमें आरोपी बना दिया गया है। 13-14 साल के बच्चों को, महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। स्थिति यह है, एक युवती की शादी थी, उसकी शादी टूट गई नजराना की, और शादी टूट गई, दूसरे पक्ष के लोग जो है वो बेचारे भागे हुए हैं और बुरे हालात हैं। मतलब एक माँ बाप, एक महिला, एक पुरुष, सबकी अपनी जिंदगी में एक ही बार एक चीज होती है, और यह हालात कर रहे हैं कि सारी चीजें टूट गई हैं। जुमे की नमाज पे यह स्थिति थी जैसे छावनी बना दिया गया। यदि यही काम पहले कर देते तो यह हिंसा नहीं होती, उन 5 निर्दोष लोगों की जान नहीं जाती। तो अब आप यह समझ सकते हैं, इस तरह के हालात हैं। संभल जा रहे थे मौलाना तौकीर रजा अपने लोगों से उनके दर्द को समझने जानने, तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है, बरेली से हो जाते। लेकिन हिंदू पक्ष के सारे लोग जाएंगे, हर चीज करेंगे, उन्हें नहीं रोका जाएगा। वहां के स्थानीय सांसद संभल के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती। वो तो कहीं थे भी नहीं। ये वैसे ही है जैसे नूह में मामन खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और झूठा परेशान किया गया था, जेल में डाला गया था। उसी तरीके का खेल किया जा रहा है। तो हिंसक भीड़ यह कर रही है, और इसके कारण कितना देश का धन बर्बाद हो रहा है ये समझा जा सकता है।
अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बहुत पैसा हो गया है कि यूं बर्बाद कराएंगे। आप मणिपुर पे बात नहीं करेंगे, आप संभल पे बात नहीं करेंगे, आप अडानी की लूट पर बात नहीं करेंगे, और आप बात नहीं करेंगे बेरोजगारी पर, महंगाई पर और सारी चीजों पर। हर चीज पर विपक्ष ने आपसे सवाल करने के लिए किया है, लेकिन आप तो हैं, जड़ पे ही नहीं बात करेंगे तो खुलेगा कैसे? ये पूरा खेल है, इस खेल को समझने की जरूरत है। बहरहाल लड़ाई लंबी है, आसान नहीं है, हम सब जानते हैं, और उस लड़ाई का एक बड़ा सीधा सा मतलब है कि यदि हम लड़ेंगे नहीं तो न्याय मिलेगा नहीं, और इसका नतीजा ये होता है कि हर जगह बुरी तरह की हालत हो गई। उत्तर प्रदेश की तो यह हालत हो गई है कि पुलिस डकैत बन गई है। कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो उसने ताकीद किया कि यदि अब ऐसा किया तो वो सबक देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखें। शायद यही पहले बताना चाहिए और हर मामले में होना चाहिए। स्थिति यह है, बलिया जिले में पुलिस के लोग रिश्वत के लिए क्या स्थिति होती, एक व्यक्ति को इतना धमकाते हैं और वो करते हैं कि नहीं तो हम ये फंसा देंगे, वो फंसा देंगे, और फिर अंत में नरेंद्र मोदी कहते थे वो भैंस खोल ले जाएंगे, वो नहीं ले गए। नरेंद्र मोदी योगी के संरक्षण में पुलिस वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, और यही हुआ। उस व्यक्ति को अपनी भैंस बेचनी पड़ी और वो पैसे पुलिस वाले को देने पड़े। ये हालात हो गए। तो इस तरह के हालात हो गए हो, आप समझ सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चोट इस बात से नहीं पड़ रही है कि सदन में चर्चा हो अडानी को लेकर, इस बात से पड़ रही है कि इस देश में नकली नोटों का चलन 300% बढ़ गया, 300%। और ये आरबीआई के वो है आंकड़े, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है 300% से अधिक नकली नोट बढ़ गए हैं भारत में। तो काला धन कौन लाया, नकली नोट कौन लाया, किसने किया? नोटबंदी नरेंद्र मोदी ने ही तो की थी। तो आप समझ सकते हैं। और तमाम ज्ञान देने वाले, उधर अंबानी को, अडानी को बचाया जाता है तो इधर इंफोसिस को बचाया जाता है। वही इंफोसिस नारायण मूर्ति जो कह रहे थे, जो ससुर थे पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, उनके, वो कह रहे थे कि इस देश के लोगों से 18-18, 16-16 घंटे काम लिया जाना चाहिए, 12-12 घंटे काम लेना चाहिए। तो वही उनकी इंफोसिस, जिस तरीके से उसने टेक्सास में एक फर्जी तरीके से वीजा प्राप्त करने के लिए, नकली और गलत तरीके से लोगों को वो करने के लिए जो किया, उस कर्म के कारण उन्हें 34 मिलियन जुर्माना अदा करना पड़ा। 34 मिलियन। और 34 मिलियन का जब उन्हें जुर्माना पड़ा तो वो आपसे वसूल रहे हैं, ये कह रहे हैं। और इधर यह चल रहा है। और अडानी की स्थिति यह है कि अडानी ग्रीन ने, जिस पर आरोप लगा है, आंध्र प्रदेश को उसे अनुबंधित 3 गीगावाट बिजली की आपूर्ति जो है करनी थी, मगर वो 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, रिश्वत दिया था, और उसके बावजूद उन्होंने 3 गीगावाट बिजली में से एक भी यूनिट जो है सप्लाई नहीं की। अब आप सोचिए, तो यह सत्य सामने आ रहे हैं, यह सत्य सामने आ रहे हैं कि जब मोहम्मद जुबैर सच बता देगा, दिखा देगा, तो उसके खिलाफ पुलिस, यूपी पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी, गंभीर धाराओं में कर लेगी, देशद्रोही बना देगी। और जब संजीव भट्ट गुजरात में सच बोलेगा तो उसकी पूरी जिंदगी जेल में काटने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जब दिल्ली में
सच बोलेंगे, दंगों का सच बताएंगे बच्चे, तो लड़के लड़कियों को जेल में डाल दिया जाएगा, उनको जमानत नहीं मिलेगी, और यहां वोट की लूट होगी, सरकार बनाई जाएगी। यही तो खेल है, इसी खेल से लड़ना है और इसी खेल के से लड़ाई चल रही। खुद की स्थिति यह है कि अपना चुनाव परिणाम आने के बाद भी अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाते हैं, कई कई दिनों से नहीं चुन पाते हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं होगा, उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सब तो इनके लोग हैं। मीडिया कहां बोलेगा? यदि कहीं विपक्ष होता तो ये कहते, आज न मोदी तय कर पा रहे हैं, न योगी तय कर पा रहे हैं, न शाह तय कर पा रहे हैं, न कोई कर पा रहा है, दिल्ली दरबार नहीं बोल पा रहा है, फडणवीस और शाह, और क्या चल रहा है। तो आप ये समझिए, इतने नाकारा लोग, और दूसरे को होता तो कितने सवाल खड़ा करते। जो इंडिया अलायंस के, कांग्रेस और जेएमएम के ज्वाइंट कैंडिडेट थे, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके, तमाम फैसले भी ले चुके। आपने क्या किया? आपने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए जरूरत है कि राहुल गांधी और कांग्रेस, क्योंकि वही है जो बचा पाएंगे। जय